लोगों के मन में हमेशा एक संशय बना रहता है और उस संशय को दूर करने के लिए कई लोग बहस करते हैं तो कई लोग बातचीत करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड डिस्कशन, बिकॉज आर्गुमेंट इज ऑलवेज फाइंड हु इज राइट एंड डिस्कशन इज ऑलवेज फाइंड व्हाट इज राइट। सो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन हु इज राइट एंड व्हाट इज राइट। इस समय हमारे साथ में सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े हैं और उनसे हम सिर्फ व्हाट इज राइट यानी कि सिर्फ डिस्कशन पर ही हम बातचीत करेंगे। और जो अभी सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के तहत उज्बेकिस्तान और ताशकंद का टूर करके आई हैं, उनका वहां पर क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, उसको हम इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने लेकर आएंगे। सागर लोकसभा की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से इंटर पार्लियामेंट यूनियन की 10 दिवसीय विदेश यात्रा से लौटी हैं। इस विशेष साक्षात्कार में हम जानेंगे कि उनका यह विदेश दौरा कैसा रहा और भारत सरकार की ओर से उन्होंने किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही हम उनके शानदार राजनीतिक सफर पर भी प्रकाश डालेंगे और यह खुलासा करेंगे कि आखिर क्यों भारत सरकार ने बांग्लादेश, चाइना और उज्बेकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण विदेश दौरों के लिए पूरे देश में से सिर्फ डॉक्टर लता वानखेड़े को ही चुना। इसके अलावा इस साक्षात्कार में और भी कई रोचक और प्रेरणादायक कहानियां और अनुभव शामिल होंगे जो आपको निश्चित रूप से प्रेरित करेंगे। तो फिर बने रहिए हमारे साथ। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पहली देश की ऐसी सांसद बनी हैं जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के तहत विदेश यात्रा करके आई हैं। कैसा अनुभव रहा वहां पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आईपीयू की हाई लेवल आतंकवाद कमेटी में मुझे भेजा और साथ ही मुझे वहाँ पर भारत का पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। हमारे माननीय स्पीकर जी ओम बिरला जी के नेतृत्व में हम 11 लोगों का एक दल यहाँ से उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए। हमारी 5 तारीख से 9 तारीख तक वहाँ पर मीटिंग्स थी। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग लोग भी गए थे, लेकिन हमारा विषय आतंकवाद था और उसके साथ ही महिला पार्लियामेंट, वुमेन पार्लियामेंट, ये भी वहाँ पर थी। उसमें काफ़ी देश की महिलाओं ने सहभागिता की। टोटल वहाँ 186 के देशों के लोग आए थे, जिसमें से 744 सांसद आए थे, महिला पुरुष। और ऐसे टोटल वहाँ 1450 प्रतिनिधि वहाँ पर आए हुए थे और एक बहुत अच्छी विश्व स्तरीय व्यवस्था के तहत वहाँ पर हमारी जिनकी जो टीम कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग उनकी मीटिंग्स हुई। पहले एक बड़ा इनॉग्रेशन हुआ जिसमें हमारे सभी देशों के स्पीकर, सभी देशों के महासचिव उसमें आए हुए थे और हर देश से 4-4, 5-5 ऐसे सांसद आए हुए थे। तो इस तरह से एक पूरे जो हमारे पूरे ऑल ओवर वहाँ जो प्रतिनिधि आए थे विश्व भर से, वो उनका सभी का एक संयुक्त पहले कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद फिर अलग अलग जिनके जो विषय थे, जैसे हमारा मेन विषय जिसके लिए हम गए थे वो था आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष। आप है ना 10 दिन रही वहां पर, तो 10 दिन में आईपीयू की जो मीटिंग रही वहां का मतलब एजेंडा क्या रहा? जैसे आप आतंकवाद बता रही हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप मतलब हर दिन क्या क्या एजेंडा रहा, कहाँ कहाँ मीटिंग रही और कौन कौन उस मीटिंग में सम्मिलित रहा आपके साथ? जी देखिए, हमारा पहले दिन सुबह 9:30 बजे से हम लोग को बुलाया था, तो वुमेन पार्लियामेंट सबसे पहले थे, उसमें हम शामिल हुए। उसमें हमने महिलाओं को के संघर्ष, उनकी परिस्थितियां और उनको न्याय हम कैसे दे सकते हैं, एक महिला सांसद होने के नाते मेरी महिलाओं के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, गरीबी उन्मूलन पे हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर मुझे बोलने का भी अवसर मिला वुमेन पार्लियामेंट में। और साथ ही उन्होंने हमारा विषय भी सबमिट किया कि आपका विषय बहुत अच्छा, आपके बहुत अच्छे सुझाव हैं।
उसके बाद फिर 2:30 बजे से उसी दिन 5 तारीख को 2:30 बजे से हमारी हमारी कमेटी है आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष जो हमें रखना था, वो 2:30 बजे से 5:30 तक वो मीटिंग है। उसमें भी हमें वो डिस्कशन था एक्चुअली, उसमें 76-77 देश के लोग बैठे हुए थे उसमें, और पूरा ग्रुप टेबल डिस्कशन था उसमें। तो सब देशों ने अपने अपने पक्ष रखे। आतंकवाद का समर्थन कोई भी देश नहीं करता है, सब उसका विरोधी करते हैं, और हम सबको मिलके आजकल की जो नई टेक्निक आई है AI, तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं, कुछ नकारात्मक भी परिणाम हैं, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों के लिए उसका जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव रखता है, नुकसान पहुंचाएगा हमें। इस विषय पर भी हमने कुछ सुझाव दिए। जो भारत का पक्ष था वो हमने रखा साथ, चूँकि वो हमारी मीटिंग बहुत कॉन्फिडेंशियल थी तो उसका वीडियो हमें जारी करने की अनुमति नहीं थी। और फिर उसके बाद दूसरा उस दिन का हमारा 5:30 तक चला। फिर उसके बाद 7 बजे से इनॉग्रेशन था पूरे IPU की 150वीं बैठक थी वो। तो उसमें पूरे ऑल जितने भी लोग आए थे, जितने भी 186 देशों के लोग आए थे, जितने भी प्रतिनिधि आए थे, सभी उसमें एक साथ शामिल थे। उसमें सब देशों के अपने अपने फ्लैग भी लगे हुए थे। बहुत अच्छे वातावरण में वहाँ पर वो मीटिंग हुई। जो IPU के अध्यक्ष हैं उन्होंने संबोधित किया, IPU के जो अन्य पदाधिकारी हैं उन्होंने उस बैठक को संबोधित किया। वो इनॉग्रेशन का सेशन था। उसके बाद फिर दूसरे दिन 6 तारीख को हमारा कुछ नहीं था, मतलब हम लोगों को दूसरी जो समितियां थी उनकी बैठक थी। तो उस दिन हम लोग को घूमने की परमिशन मिल गई थी। तो उज्बेकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, वहाँ एकदम एक तो बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा बर्फ़ वहाँ बहुत होती है, हरियाली बहुत है, और नदियाँ वगैरह, मतलब साइट सीन बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ हम 2-3 साइट सीन देखने गए, घूमने गए। फिर तीसरे दिन फिर हमारी मीटिंग थी, मतलब 7 तारीख को फिर हमारी मीटिंग थी। वो हमारी इसी पे थी, महिला पार्लियामेंट्री थी। उसमें भी कई कमेटियां थी। तो हमको विषय मिला था अनाथालय से जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, फिर उनके साथ किस तरह से अमानवीयता होती है, उन्हें विदेशों में उनके माँ बाप से दूर कर दिया जाता है। कई गरीब लोगों के बच्चे उनसे मतलब उनको एक लालच दे के कि आपके बच्चों को हम गोद ले रहे हैं, और उनको इस तरह से उन बच्चों पे जो अमानवीयता होती है उसके खिलाफ भी हम सबको एक एक्शन लेना चाहिए, और हमको उस पर एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, और पूरे विश्व को उसका एक विरोध करना चाहिए। इस विषय पर हमने अपना ये समस्याएं हमारे देश में भी है। कई मेट्रो सिटी यानी कई छोटे शहर से भी ऐसी शिकायत आती है कि अनाथ आश्रम से या NGO से बड़े परिवार के लोग बच्चे एडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उनका उपयोग घर के काम करने के लिए लगाते हैं, यानी कि फ्री का नौकर मिल जाए। ये समस्या काफी समय से चल रही है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, उस पर क्या डिस्कशन हुआ आपका? उस पर यह डिस्कशन हुआ कि सब देशों ने अपने अपना बात रखी कि हाँ ऐसा सब जगह होता है, और ये बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरह की यदि घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए सभी जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे वो सरकारें हों, कभी नहीं होना चाहिए। उसके लिए कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए निगरानी रखने की आवश्यकता है। कई बार कानून होने के बाद भी चोरी छुपे लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो जब सब ने अपने अपने पक्ष रखे तो उस पर एक मसौदा तैयार होगा, विश्व स्तरीय मसौदा तैयार होगा, और उस मसौदे का हमारा जो परिणाम निकला हमारे इस पूरे डिस्कशन का, तो वो हम सबको अपने अपने पार्लियामेंट में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से जब आप भारत से जैसे आप उज्बेकिस्तान गई तो आपके साथ में और कौन कौन शामिल था, और वहाँ पर जैसे ही आप उज्बेकिस्तान पहुंची तो कैसी हॉस्पिटैलिटी थी, यानी कि कैसे उन्होंने आपके मेहमान नवाजी की? बहुत ज़्यादा, चूँकि वो इस्लामिक कंट्री है, फिर भी हम लोग बहुत मतलब अभिभूत रहे हमारा। उन्होंने पहुँचते ही बहुत अच्छा स्वागत किया। यहाँ से हमारे अध्यक्ष जी तो नेक्स्ट फ्लाइट से आए थे, स्पीकर सर, क्योंकि उस दिन हमारी लोकसभा भी थी, कल लास्ट डे था, तो वो बाद में आए, वो शाम तक पहुंचे थे। जो हिमाचल से आते हैं सांसद हैं, पूर्व में युवा खेल मंत्री भी रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी, वो भी हमारे साथ गए थे। और एक बिजुली कलिता आसाम की सांसद है, वो भी पहली बार सांसद बनी, वो
उनका विषय था साइंस और टेक्नोलॉजी, वो उस विषय पे वो गई थी। और इस तरह से हम लोग 11 लोग गए थे। और भी वहाँ के जो हमारे पार्लियामेंट के IAS अधिकारी लोग हैं, जो सचिव वगैरह हैं, जो हमारे उत्पल जी हैं, प्रमुख जो महासचिव हैं, मुख्य महासचिव, वो भी हमारे साथ गए हुए थे। ऐसे हम लोग के 11 लोगों का डेलीगेशन गया हुआ था। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। और चूँकि इस्लामिक कंट्री होके वो लोग नमस्ते जी बोलते हैं, तो ये हमें उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद हमें साथ साथ एक PA भी दिया गया था वहाँ की भाषा के लिए, ट्रांसलेटर। और सब जितने भी प्रतिनिधि गए थे, सबको एक अलग से गाड़ी, ड्राइवर, और जाके कौन सी गाड़ी मिली थी मैडम, ये और बता दीजिए, और किस होटल में रुकी थी? हम हयात होटल में रुके थे। हाँ। और गाड़ी तो मुझे उस गाड़ी का ज़्यादा तो, लेकिन वो बहुत लग्जरियस गाड़ी थी। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, मुझे ज़्यादा गाड़ी के बारे में समझता नहीं है। जैसे अपने यहाँ मर्सिडीज वगैरह होती है, उसी वैसी ही गाड़ी थी वो। लेकिन वहाँ की गाड़ियों का क्या होता है, जो ड्राइविंग, जैसे हमारे यहाँ ड्राइवर इधर राइट साइड बैठते हैं, वहाँ लेफ्ट साइड बैठते हैं। हमारे लिए थोड़ा सा आश्चर्य की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ ऐसी होती है। फिर हयात होटल है, हयात तो सभी जगह विश्व में ही है, ब्रांड। भारत सरकार की तरफ से IPO की मीटिंग के लिए गई, फॉरेन गई, ये आपका पहला सरकार की तरफ से पहला विदेश टूर था या इसके पहले और जा चुके हैं? नहीं, ये मेरा सरकार की तरफ से तीसरा विदेश टूर था। पहला और दूसरा कैसे? पहला जब मैं सरपंच थी 2011 में, तब मैं UNDP के कॉन्फ्रेंस में मुझे देश से भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसमें भी हम 3 महिलाएं गई थी, जिसमें कितने सरपंच गए थे इसमें आप? एक सरपंच देश से, एक सरपंच, एक विधायक, एक सांसद, ऐसे 3 महिलाएं गई थी। तब भी हमको भारत सरकार का डेलीगेशन लेके गया था। उस समय हम ढाका गए थे, बांग्लादेश। वहाँ भी हम 5 दिन रहे थे, वहाँ भी 5 दिन की मीटिंग थी। और वहाँ भी हमें महिलाओं की राजनीति में भूमिका, इस विषय पर हमने अपना पक्ष रखा था। और दूसरी बार UN वुमेन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें 120 देशों के लोग आए थे। वो अपने भारत में हुई थी, जयपुर में, उसमें हम गए थे। तो वो तो भारत में ही था, हालांकि वो इंटरनेशनल कार्यक्रम था पूरा, लेकिन वो अपने भारत में हुआ था, जयपुर। भारत ने उसकी मेहमान नवाजी की थी। वो हुआ था शायद 14-15 में। और ये किस विषय को लेकर हुआ था? वो UN, वो भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। वो UNDP का हुआ था। और ये UN वुमेन, UNDP का ही एक पार्ट है UN वुमेन, वो केवल महिलाओं के लिए काम करता है। उसमें भी मैंने अपना पक्ष रखा था। उस समय अपने मध्य प्रदेश से और भी 2-3 सरपंच गए थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष गए थे हमारे, उस समय हरवंश जी थे। और हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख सचिव थे वो भी गए थे। और ऐसे हम 3-4 लोग गए थे मध्य प्रदेश। यानी कि आपने 3 इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट किया है। एक आपने भारत के जयपुर में, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उसके बाद हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टडी टूर भेजा था चाइना। उसमें भी हम गए थे। हमारी राष्ट्रीय महासचिव थी माननीय सरोज पांडे जी, उनके नेतृत्व में हम पूरे देश से 7 महिलाओं का एक डेलीगेशन गया था। उसमें भी हमें एक सरकारी मेहमान बन के जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय के भी हमारे अनुभव बहुत अच्छे हैं। चाइना कब गई थी आप? मैं चाइना गई थी 2015 में, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप 2024 के लोकसभा चुनाव में बनी है, लेकिन इसके पहले भी आपको लीडरशिप अच्छी मिली है। भले ही आपको पद ना मिला हो या सुपीरियर पद पर ना आई हो, लेकिन लीडरशिप के हिसाब से आपका क्या कहना है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जो अब महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है, ये कब तक जारी रहेगा और महिलाओं को किस तरह आगे आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे हमेशा, मुझे क्या, पूरी महिलाओं को बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। जब मैं राष्ट्रीय टीम में थी, स्मृति जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, और मैं उनकी टीम में, उनके कार्यकारिणी में थी, तब उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम लिया था, महिला सुशासन कार्यक्रम, उसका मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। और उस कार्यक्रम के नाते मुझे देश के अनेक राज्यों में जाने का अवसर मिला, उस अपनी बात रखने का कि वो कार्यक्रम क्या है और उसको हमें कैसे। तो हमने उसमें देश में जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्रामीण महिलाएं, तो उन महिलाओं को स्वयं कैसे काम करना है,
अपने घर परिवार के सहयोग से तो करना है, लेकिन कुछ पहले ये था जब ये हमारा आरक्षण लागू हुआ था, उस समय महिलाएं निकलती नहीं थी, प्रतिनिधि तो बन जाती थी लेकिन वो काम स्वयं नहीं करती थी, या तो उनके पति या बच्चे करते थे। तो उस बात की अवेयरनेस करने के लिए वो कार्यक्रम था। उसके लिए हम देश के अनेक हिस्सों में हमें जाने का, बहुत सारे राज्यों में हम उस समय गए थे। और फिर उसके बाद हम महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो उस समय हमें अपने प्रदेश में बहुत अवसर मिला महिलाओं को जन जागरण करने का। हमने 10-10 हज़ार महिलाओं के सम्मेलन किए पूरे प्रदेश में। हमारे संगठन की दृष्टि से उस समय 56 जिले थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं वहाँ जैसे जबलपुर ग्रामीण, ग्वालियर ग्रामीण, अभी हमारा सागर जैसे हुआ है, सागर ग्रामीण। इस तरह उस समय, अब तो हमारे 58 से भी ज़्यादा जिले हो गए, राजस्व के 61 जिले हो गए हैं, और साथ में हमारे ये इस तरह हमारे 65 जिले हो गए हैं। तो उस समय हमारे 56 जिले थे। तो मैंने 56 जिलों में 3 बार, एक जिले में हम 3 बार गए, यानी हमने पूरे मध्य प्रदेश का 7 बार दौरा भ्रमण किया है, पूरे मध्य प्रदेश का। तो फिर हम उसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष बने। तब हमने एक जिले में 3 बेंचें लगाई, एक जिले में 3 बार बेंच लगाई, और साथ ही जागृति शिविर किए हमने, विधिक जागरूकता शिविर, उसमें भी हमें जाने का अवसर मिला। इस बहाने हमें मध्य प्रदेश में हमारे सभी महिलाओं से बहुत अच्छा यानी रूबरू होने का अवसर मिला, उनके साथ अपनी बात संवाद करने का अवसर मिला। और जिस तरह से हमें सरपंच के अपने अनुभव थे, हम स्वयं 3 बार सरपंच रहे, हमने पंच से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और 3 बार सरपंच रहे। और साथ ही हम पूरे मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज महासंघ के 3 बार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इस तरह हमारा 2-3 काम थे। तो हम अपने जब महिला मोर्चा के काम से आते थे तो साथ में सरपंच वाला काम भी हम करते थे। हम स्काउट गाइड के कमिश्नर थे, तो हम अपना वो वाला भी काम करते थे, बच्चों से भी मिल लेते थे स्कूल में। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हमें एक ऐसा वातावरण था कि हमें लगता था कि हमारे प्रदेश का हर जिला मतलब बहुत जाना पहचाना, और ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई हम अनजान जिले में आए हैं। तो इस तरह की हमारी राजनीतिक यात्रा है। मंत्री से कई बार आप मिली हैं, तो इस अचीवमेंट पर आप क्या बोलेंगी? और कितनी मेहनत करनी पड़ी पर्दे के पीछे? मैंने जो अपना पहला वक्तव्य दिया था, हाँ, सबसे पहले लोकसभा में, मैंने सबसे पहले यही मांग उठाई थी कि मेरे जो सागर और विदिशा लोकसभा जो आती है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मैंने वहाँ पर 3 जो विधानसभा है वहाँ ट्रेन रूट आज भी नहीं है। तो मैंने शमशाबाद, सिरोंज और कुरवाई में ट्रेन रूट बनाने की मांग की थी कि एक नया ट्रेन रूट वहाँ पर ट्रैक डाला जाए। और साथ ही नागपुर के लिए मुझे ट्रेन चाहिए थी कि सागर दमोह सागर से एक नागपुर के लिए ट्रेन, ताकि हमारे बहुत मरीज रोज जाते हैं, हम देखते हैं बसें भर भर के मरीज जाते हैं। तो हमें लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो माननीय मंत्री जी को हमने 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब लोकसभा में तो हमने उठाया ही था, साथ ही हमने उनको बार-बार ज्ञापन दिए कि हमारी बहुत आवश्यक मांग है, हमारे लोगों को बहुत ज़रूरत है इसकी। तो मैं बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और साथ ही रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने मेरी इस मांग को प्राथमिकता में शामिल करके और ये ट्रेन चलाने का काम किया है। मनसुख मंडाविया जी से एक मांग की है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे सागर के बच्चे खेल में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हम कई सालों से कई टूर्नामेंट पे हम जाते हैं, तो हमें अपने आप लगता था, और हम जितनी भी मांगे करते हैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पे करते हैं, कि जब से हमने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, हमें लगता कि हमारे सागर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है तो उसके अनुसार हम मांग करते हैं। हमें लगता है कि हमारे बच्चों के लिए एक अत्याधुनिक एक ओलंपिक स्टेडियम होना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं मिलें और वो उसमें अपना प्रशिक्षण लेके, खेल के, प्रैक्टिस करके और इंटरनेशनल, नेशनल तक जाएं। ये हमारी हार्दिक इच्छा है, और उन्होंने हमें उसकी स्वीकृति भी दे दी है। बहुत जल्दी राज्य शासन का प्रस्ताव जाएगा, लैंड की सारी बात होगी, लैंड एक्वायर होता होगा, उसके बाद वहाँ से बाकी मंत्री जी ने तो हमें पूरा आश्वस्त किया है कि वो हमको देने वाले हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थी सागर लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी। अभी हाल ही में वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का विदेश दौरा करके आई हैं।
वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद का टूर करके आई हैं। वैसे भारत सरकार की ओर से ये 3 फॉरेन टूर कर चुकी हैं, जिनमें बांग्लादेश, चाइना और अभी ये उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। अब देखना यह होगा कि जो लगातार पार्लियामेंट में सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े लगातार मांगे कर रही हैं, और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आखिर कब तक चलेगा, क्योंकि एक कहावत भी है कि समटाइम वी आर एबल टू क्वालिफाई दैट बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि जो मांगे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। हालांकि वो कई मांगे भारत सरकार से कर चुकी हैं, पार्लियामेंट में कर चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि उनकी मांगों का जमीन पर आना कितना समय में सफलतापूर्वक हमारे सामने आएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।